नमस्कार दोस्तों। प्रत्येक दिन की भांति आज भी हम लोग देखेंगे बीपीएससी टीचर टीआरई 4.0 के लिए हम लोग हिंदी देखेंगे। और ये हिंदी जो होगा टीजीटी के लिए होगा और पीजीटी के लिए होगा, यानी कि क्लास 9 से लेकर 12 तक जो स्टूडेंट हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से उनका सब कुछ क्या होने वाला है, क्लियर होने वाला है। क्योंकि हमने हिंदी में लिया हुआ है संपूर्ण साहित्य और हिंदी व्याकरण से प्रश्न यहाँ पर मौजूद है। इसके अतिरिक्त जो है हम आपको जो है सेट 4 तक जो है आपको हम डिस्कशन करा चुके हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। आज के इस क्लास में हम लोग सेट 5 से हम लोग प्रश्न करने वाले हैं और हम आपको हमेशा प्रयास करते रहते हैं कि जो भी प्रश्न है उसको प्रीवियस क्वेश्चन से जोड़ते हुए आपका डिस्कशन कराया जाए। और ये होता भी है, चारों ऑप्शंस का डिस्कशन कराया जाता है जो आपके लिए बेहद ही उपयोगी एग्जाम्स में साबित होने वाला है। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे और बताएंगे अंत में कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ। तो चलिए हम लोग सेट 5 से प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। 1 नंबर कह रहा है कि हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास जो है किसकी रचना है, तो ध्यान दीजिएगा ये रचना जो है डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी का है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर डॉक्टर श्याम सुंदर दास की एक ग्रंथ पूछा जाए, एक पुस्तक पूछा जाए, तो आप ध्यान रखिएगा इनकी एक पुस्तक का नाम है हिंदी भाषा का विकास। कहे कि हिंदी भाषा का विकास किसकी पुस्तक है, तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास का है। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर रामविलास शर्मा के बारे में ये लिखे हुए हैं परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन, ये किसका निबंध है परंपरा का मूल्यांकन, तो डॉक्टर रामविलास शर्मा का है। और आपको पता भी होगा कि डॉक्टर रामविलास शर्मा को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है। किस रचना पर मिला हुआ है, तो ये लिखे हुए हैं पुस्तक निराला की साहित्य साधना। निराला की साहित्य साधना इन्हीं की रचना है जिस पर इनको क्या मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। कहे कि रामविलास शर्मा को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, तो निराला की साहित्य साधना पर इन्हें क्या मिला है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। अब देखिएगा डॉक्टर नागेंद्र की जब बात आती है तो याद रखिएगा हिंदी साहित्य का ये इतिहास लिखते हैं 1973 ईस्वी में। कब लिखते हैं, 1973 ईस्वी में हिंदी साहित्य के इतिहास इनके द्वारा लिखा जाता है। तो इतना चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 नंबर कह रहा है कि हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं। दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है, तो ये जो है बच्चन सिंह है। क्या हो जाएंगे, बच्चन सिंह हो जाएंगे। अगर आपसे प्रश्न करता कि हिंदी साहित्य के आधे इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है, तब जो होते सुमन राजे हो जाते हैं। आधे इतिहास के कहता तो क्या हो जाते, सुमन राजे हो जाता। आप जानते हैं कि नामवर सिंह के बारे में इनकी एक पुस्तक है आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ। आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ नामवर सिंह की क्या है, रचना है। तो इन चीज़ों को क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त पता होगा कि नामवर सिंह को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है किस रचना पर, तो इनकी एक रचना है कविता के नए प्रतिमान। कविता के नए प्रतिमान पर इन्हें क्या मिलता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। तो इतना चीज़ आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 3 नंबर कह रहा है कि कुवल या माला कथा के लेखक हैं। तो ध्यान दीजिएगा इसकी कथा के लेखक जो है उद्धोतन सूरी है। कौन है जी, उद्धोतन सूरी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसके अतिरिक्त आप ध्यान दे सकते हैं, अगर आपसे प्रश्न करता है कि धर्म सूरी ने किस ग्रंथ की रचना की है, तो याद रखिएगा जम्बू स्वामी रासा की रचना किसने की है, धर्म सूरी। अगर आपसे पूछता है कि सोम प्रभु की एक रचना का नाम बता दीजिए, तो आप याद रखिएगा कुमार पाल प्रतिबोध किसकी है, तो सोम
प्रभसूरी की रचना है। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। चौथा प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि आल्हा खंड का दूसरा नाम है, आल्हा खंड का दूसरा नाम जो होता है परमाल रासो होता है। तो 4 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और आप जानते हैं कि परमाल रासो के रचनाकार कौन है, तो याद रखेंगे जगनीक है। कौन है जी, जगनीक है। बीसल देव रासो के रचनाकार कौन है, तो याद रखेंगे इसके रचनाकार जो है नरपति नाल हैं। बीसल देव रासो के नरपति नाल हो गए। हमीर रासो का याद रखेंगे, इनके रचनाकार जो हैं सारंगधर हैं। कौन है जी, सारंगधर हैं। खुमार रासो के जो हैं दलपति विजय हैं। इतना चीज़ आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। 5 नंबर जो है मिलाने वाला है, सुमेलित करने वाला प्रश्न दिया हुआ है। तो आप ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का क्या करना है, चयन करना है। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पर जैसे लिखा है सुधा दैतावाद, क्या लिखा है, सुधा दैतावाद। तो इसके आचार्य का जो नाम हो जाएगा वल्लभाचार्य। क्या हो जाएगा जी, वल्लभाचार्य हो जाएगा। तो अ का क्या हो गया, अ का यहाँ पर 1 हो गया। इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। अद्वैतवाद का क्या हो जाएगा, अद्वैतवाद का शंकराचार्य हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ब का 2, ब का क्या हो गया आपका, ब का 2 हो गया। उसके बाद दिया है विशिष्टा दैतावाद, विशिष्टा दैतावाद के हो जाएंगे रामानुजाचार्य हो जाएंगे। यानी कि स का क्या दिया है यहाँ पर 3 दिया है। दैतावाद का कौन हो जाएंगे, तो माधवाचार्य हो जाएंगे। यानी कि द का क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा। यानी कि 1 2 3 4 ये मिल गया आपका, सुमेलित भी हो चुका है। तो चलिए इसके अनुसार जो होगा राइट आंसर जो हो जाएगा 5 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी होगा कि सी हो जाएगा, तो सी हो जाएगा आपका। क्योंकि 1 का 1 से मिल रहा था, 2 का 2 से, 3 का 3 से और 4 का 4 से एकदम सीधा सीधा मिल रहा था। तो यही आंसर हो जाएगा आपका। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लेकिन देखने से पहले अगर कहीं पर भी डाउट होता है तो इस डाउट को आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके आप बताएंगे। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 नंबर देख लीजिए। 6 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कासिम शाह की रचना है, कासिम शाह की रचना पूछा गया है। तो इनकी रचना है हंस जवाहिर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा चंदायन कहे कि किसकी रचना है, तो याद रखिएगा चंदायन जो है मुल्ला दाऊद की रचना है। किसकी है, मुल्ला दाऊद की रचना है। मृगावती जो है कुतुबुन की रचना है, कुतुबन की रचना है मृगावती। अब देखिएगा सत्यवती कथा जो है पूछा जाए किसकी रचना है, सत्यवती कथा जो है ईश्वर दास की है। किसकी है, ईश्वर दास की रचना है। आई होप आप समझ गए हैं। कहीं पर भी आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी नंददास की रचना नहीं है, नंददास की रचना नहीं है। देखिए कवि प्रिया जो है नंददास की रचना नहीं है। ये किसकी है जी, केशव दास की रचना है। किसकी है, केशव दास की रचना है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन आप याद रखेंगे रूप मंजरी, मान मंजरी और विरह मंजरी, रूप मान विरह, याद रखेंगे रूप मान विरह। यानी कि रूप मंजरी, मान मंजरी और विरह मंजरी जो है किसकी है, नंददास की ये तीनों रचना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। 8 नंबर कह रहा है कि सूरदास ने अपनी किस कृति के अंत के पद में अपनी वंश परंपरा का परिचय दिया है। सूरदास जो हैं अपनी किस रचना में अंत के पद में वंश परंपरा का क्या दिया है, परिचय दिया हुआ है। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। तो ये साहित्य लहरी में क्या किए हैं कि वंश परंपरा का ये परिचय दिए हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और आप याद रखेंगे कि जो सूरदास हैं ये कैसे कवि हैं जी, कृष्ण भक्त कवि हैं, कृष्ण भक्त कवि हैं। और आप ध्यान रखिए कि सूरदास की रचना जो है सूरसागर भी है, साहित्य लहरी भी है और सूर सरावली भी है। इतना चीज़ आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर 9 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ग्रंथ चिंतामणि का नहीं है, चिंतामणि का
नहीं है। तो देखिए अभी बताए थे आपको हम कि कवि प्रिया जो है किसका है जी, केशव दास का है। किसका है, केशव दास का है। तो यही ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कवि प्रिया जो है किसका है, केशव दास का है। केशव दास का जो है रामचंद्रिका भी रचना है, याद रखिएगा। रसिक प्रिया भी केशव दास की ही क्या है, रचना है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10, बिहारी बिहार, बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता हैं। तो इसके रचयिता जो हैं अंबिका दत्त व्यास हैं। कौन है, अंबिका दत्त व्यास। तो 10 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर आपसे कहा जाए कि रेहन पर रघु किसका रचना है, तो काशीनाथ सिंह का। रेहन पर रघु किसका रचना है, काशीनाथ सिंह का है। अगर कहा जाए कि बिहारी सतसई, कहा जाए कि बिहारी सतसई किसकी रचना है, तो ये बिहारी की एकमात्र क्या है, रचना है, बिहारी सतसई। कहा जाए कि बिहारी किस काल के कवि हैं, तो याद रखिएगा बिहारी जो है रीति काल के प्रमुख कवि हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। 11 का रहा है कृषक क्रंदन इनमें से किसकी काव्य कृति है। तो याद रखिएगा कृषक क्रंदन जो है स्नेही जी का है। उनका पूरा नाम गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी की क्या है, ये कृति है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। एक चीज़ फेमस यहाँ पर आया हुआ है, जैसे क्वेश्चन अगर पूछ दे कि चित्ररेखा, चित्ररेखा किसका काव्य संग्रह है, चित्ररेखा किसका काव्य संग्रह है, तो ये जो है राम कुमार वर्मा का क्या है, चित्ररेखा काव्य संग्रह है। और इसी चित्ररेखा काव्य संग्रह पर राम कुमार वर्मा को पुरस्कार मिलता है। कौन सा पुरस्कार, तो देव पुरस्कार मिलता है। कहे कि राम कुमार वर्मा को किस रचना पर देव पुरस्कार मिलता है, तो चित्ररेखा नामक रचना पर मिलता है। अब ध्यान दीजिएगा, जयशंकर प्रसाद की कुछ काव्य कविता है, जैसे आंसू है, क्या है, आंसू है, लहर है, झरना है, ये किसका है, जयशंकर प्रसाद का काव्य है। अब देखिएगा इनका अंतिम नाटक जो है कभी कभी पूछ लेता है, ध्रुव स्वामिनी जो है जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक है। तो इतना चीज़ क्या करना है, आपको ध्यान रखना है और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। राम नरेश त्रिपाठी की एक रचना आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 112 12 देख लीजिए। कह रहा है कि छायावाद के किस कवि का काव्य अरविंद के जीवन दर्शन से प्रभावित होता है। छायावाद में किस कवि का काव्य जो है अरविंद के जीवन दर्शन से क्या होता है, प्रभावित होता है। तो ध्यान दीजिएगा सुमित्रानंदन पंत, सुमित्रानंदन पंत जो कवि हैं उनका काव्य जो है अरविंद के जीवन से क्या होता है, प्रभावित होता है। और आप जानते भी हैं, तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। आपको हम प्रैक्टिस सेट में बताए हैं और स्टेट 2025 में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। ये स्टेट 2025 में पूछा गया है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। तो याद रखेंगे सुमित्रानंदन पंत को। कहे कि जूही की कली किसकी रचना है, तो निराला की रचना है। कहे कि यामा रचना पर किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, तो महादेवी वर्मा को। कहे कि स्कंदगुप्त किसका है, जयशंकर प्रसाद का। चंद्रगुप्त किसका है, जयशंकर प्रसाद का। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर देखिएगा। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है। नागार्जुन की रचना है प्यासी पथराई आंखें हैं, तुमने कहा था, युगधारा भी है। तो ये वाला नहीं है, तुम्हें सौंपता हूँ, ये नागार्जुन की नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा नागार्जुन से प्रश्न जो है स्टेट 2025 के एग्जाम में अभी तुरंत आया था कि इनका मूल नाम क्या है। तो इनका मूल नाम याद रखिएगा, इनका मूल नाम जो है बैद्यनाथ मिश्र है। क्या है जी, इनका मूल नाम बैद्यनाथ मिश्र है। कहे कि शासन की बंदूक जो है किसकी रचना है, तो नागार्जुन की रचना है। जन कवि किसे कहा जाता है, नागार्जुन को कहा जाता है। तो आप इतना चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, नवगीत विधा से संबंधित काव्य कृति दर्द जहाँ नीला है, दर्द जहाँ नीला है के रचनाकार हैं। तो ध्यान दीजिएगा इसके रचनाकार जो हैं शंभुनाथ सिंह है। कौन है, शंभुनाथ सिंह। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा।
इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार हैं। मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार हैं, तो इसके रचनाकार जो हो जाएंगे लक्ष्मी नारायण लाल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे कहता है कि कवि वचन सुधा किसकी पत्रिका है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का क्या है, पत्रिका है। बाला बोधनी किसकी पत्रिका है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की ही पत्रिका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। रेशमी टाई एकांकी के रचनाकार कौन है। तो ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बार क्वेश्चन जो है पूछा गया है। इसके रचनाकार जो हो जाएंगे राम कुमार वर्मा हो जाएंगे। और आपको अभी हम बताते आ रहे हैं कि इन्हें चित्ररेखा काव्य संग्रह पर कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है, तो देव पुरस्कार मिला हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा, भगवती चरण वर्मा का एक रचना याद रखिएगा, टेढ़े मेढ़े रास्ते। टेढ़े मेढ़े रास्ते किसकी रचना है, भगवती चरण वर्मा की रचना है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 17 नंबर। कह रहा है कि वयम रक्षाम किसकी रचना है। वयम रक्षाम किसकी रचना है, तो ये रचना जो है चतुर्सेन शास्त्री की रचना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिएगा थोड़ा सा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं इनका निबंध देख लीजिए है। निबंध जो है कुटज है, कल्पलता है, क्या है, कल्पलता है, अशोक के फूल है, आलोक पर्व जो है इन्हीं की रचना है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है आदिकाल का क्या नाम रखते हैं, तो ये आदिकाल का नाम आदिकाल ही रखते हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल किसने लिखा है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है। तो ध्यान रखिएगा, इसके रचनाकार जो है मनोहर श्याम जोशी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिएगा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप, अगर आपसे पूछता है धर्मवीर भारती की रचना, तो याद रखिएगा आप ठंडा लोहा, क्या लिखा है, ठंडा लोहा। इनका एक और रचना है ठेले पर हिमालय, धर्मवीर भारती का है ठेले पर हिमालय ठंडा लोहा। कनुप्रिया किसकी रचना है, धर्मवीर भारती की रचना है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर देख लीजिए। 19 कह रहा है कि ग्लोबल गांव का देवता के रचनाकार हैं। तो इसके रचनाकार जो हो जाएंगे रणेंद्र हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, रणेंद्र हो जाएंगे, ग्लोबल गांव के देवता के। अब बताइएगा आप कि जो कवि वचन सुधा पत्रिका है, कवि वचन सुधा पत्रिका है, ये किसकी पत्रिका है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20 नंबर देख लीजिए। 20 नंबर कह रहा है कि जिहाद क्या है, कहानी है। इसके लेखक का नाम आपको बताना है। तो इसके लेखक जो हो जाएंगे गोविंद मिश्र हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और आप बताइए कि अमरकांत की एक कहानी बताइए। इनकी कहानी का नाम है बहादुर, क्या है जी, बहादुर। कहे कि जिंदगी और जोंक जो है किसकी रचना है, तो अमरकांत की ही रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कहानी ठुमरी कहानी संग्रह से नहीं है। कौन सी कहानी जो है ठुमरी कहानी से नहीं है, तो आदिम रात्रि की महक जो है ठुमरी कहानी से ये नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आप बताइएगा पंच लाइट जो है किसका कहानी है, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। चलिए 22 नंबर देख लेते हैं, पुरस्कार कहानी किसकी रचना है। पुरस्कार कहानी किसकी रचना है, ध्यान रखिएगा ये जो है जयशंकर प्रसाद की क्या है, कहानी है। और जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है आंसू, लहर, झरना, उसके बाद है आज़ाद शत्रु है, स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त है, ध्रुव स्वामिनी है। ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। प्रेमचंद्र को हम लोग कथा सम्राट बोलते हैं या उपन्यास सम्राट बोलते हैं। इनका मूल नाम जो है धनपत राय है। इनका अधूरा उपन्यास जो है मंगलसूत्र है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं,
23 नंबर देख लीजिए, कह रहा है कि तुलसीदास चंदन घिसे, तुलसीदास चंदन घिसे निबंध के लेखक हैं। तो इसके लेखक जो हैं हरिशंकर परसाई हैं। कौन है जी? हरिशंकर परसाई हैं। और ये व्यंग के लिए जाने जाते हैं, व्यंग के लिए जाने जाते हैं। तो इतना चीज़ याद रखिएगा। चलिए आ गया 24 नंबर, जिसका डिस्कशन आपको हम करा चुके हैं। ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसकी रचना है? बताइए, हम अभी आपको बताए थे। तो ठिठुरता हुआ गणतंत्र जो है ये हरिशंकर परसाई की क्या है? रचना है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 24 का सी नंबर हो जाएगा। और हरिशंकर परसाई व्यंग्यकार हैं। क्या है जी? व्यंग्यकार हैं, व्यंग लिखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है? तो याद रखिएगा, आलोक पर्व पर इन्हें क्या मिलता है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। और कब मिलता है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। मिश्र बंधु द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न में इनमें से किस कवि को स्थान नहीं मिला है? हिंदी नवरत्न में किसे स्थान नहीं मिला है? तो ये मलिक मोहम्मद जायसी को है जो है स्थान नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 25 का सी हो जाएगा। अभी हम आपको बताए थे कि सूरदास की रचना जो है सूर साहित्य है, सूर सरावली है और साहित्य लहरी है। ठीक है ना। अब देखिएगा, केशव दास की रचना जो है रसिक प्रिया है, कवि प्रिया है, रामजस चंद्रिका है। तुलसीदास की रचना देखिएगा विनय पत्रिका है, विनय पत्रिका हो गया, रामचरितमानस हो गया, जानकी मंगल हो गया, तुलसी मंगल हो गया। अब देखिएगा मलिक मोहम्मद जायसी की रचना जो है नागमती वियोग खंड मलिक मोहम्मद जायसी की है। उसके बाद पद्मावत, कहे कि पद्मावत किसकी रचना है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। और पूछ ले कि पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो अवधी भाषा में लिखा गया है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि नई समीक्षा नए संदर्भ किसकी आलोचना कृति है? तो आप ध्यान रखिएगा, ये जो कृति है डॉक्टर नागेंद्र की कृति है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है किस रचना पर? तो निराला की साहित्य साधना, निराला की साहित्य साधना पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। इसके अतिरिक्त इनका एक निबंध है परंपरा का मूल्यांकन। कौन सा निबंध है जी? परंपरा का मूल्यांकन का है कि किसका निबंध है? तो रामविलास शर्मा का क्या है? निबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 27 नंबर। देखिए जब भाग्य खराब रहता है तो क्वेश्चन इस प्रकार से दे देता है, विष्णु प्रभाकर को आवारा मसीहा लिखने में कितने वर्ष लगे? कितने वर्ष लगे? तो ये वर्ष लगे थे 14 वर्ष लगे थे। तो ऑप्शन नंबर डी। ये नहीं पूछा है कि आवारा मसीहा कौन लिखा है, आवारा मसीहा जो है विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखा गया है। लेकिन क्वेश्चन जो है अब एकदम घुमा के पूछा जा रहा है। और आप ध्यान दीजिएगा, आवारा मसीहा में कहे कि किसकी जीवनी है? तो याद रखिएगा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की आवारा मसीहा में क्या किया गया है? जीवनी का वर्णन किया गया है। आपसे अगर पूछ दे कि कुल सर्वनाम कितने होते हैं, कुल सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा 11। कुल सर्वनाम कितने होते हैं जी? 11 होते हैं। स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा 11 ही होती है। आई होप आप समझ गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 28। निम्नलिखित में प्रेमचंद्र का जीवनीकार नहीं है, यानी कि कौन प्रेमचंद्र की जीवनी नहीं लिखे हुए हैं? तो ध्यान दीजिएगा, अमृत राय लिखे हुए हैं, शिवरानी देवी भी लिखी हुई हैं, मदन गोपाल भी लिखे हुए हैं, हंसराज रहबर नहीं लिखे हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका? राइट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अमृत राय को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ये जीवनी लिखे हैं तो मिल गया है। कलम का सिपाही नामक जीवनी लिखे हुए हैं जिस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल गया है। और कलम के सिपाही में ये दिखाए हुए हैं प्रेमचंद्र की जीवनी को दिखाए हुए हैं और इन्हीं रचना पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। ध्यान देंगे, शिवरानी देवी जो है
कौन सी रचना है शिवरानी देवी की? तो ये प्रेमचंद के घर में रचना है, जो प्रेमचंद की जीवनी भी है। मदन गोपाल की रचना ध्यान दीजिएगा, कलम का जादूगर। कलम का जादूगर नहीं, कलम का मजदूर। कलम का मजदूर इनकी रचना है, जिसमें ये प्रेमचंद की जीवनी को दिखाए हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिएगा, जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है वो स्टेट 2025 में प्रथम शिफ्ट में पूछा गया है, 29 नंबर, एकदम हूबहू ऐसा ही। कह रहा है कि संस्मरणात्मक रचना और रचनाकारों की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है। ये क्वेश्चन जो है STET 2025 में क्या किया गया है, पूछा गया है। आप मिला भी सकते हैं जाके। तो ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा है कि असंगत कौन है 29 नंबर में। तो ध्यान रखिए, बसंत से पतझड़ तक ये रविंद्रनाथ त्यागी का है, सही है। सृजन के सहयात्री ये रविंद्र कालिया का है, ये भी सही है। चिड़िया रैन बसेरा ये विद्यानिवास मिश्र का है, ये भी सही है। लेकिन आप देख रहे हैं कुछ यादें कुछ बातें अमृत राय का ये रचना नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर 29 का क्या हो जाएगा जी, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये जो है कुछ यादें और कुछ बातें जो हैं अमृत राय का न होकर किसका है, ये अमरकांत की रचना है। किसका है जी, अमरकांत का रचना है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और अमरकांत का एक कहानी है बहादुर। क्या है जी, बहादुर। कहानी किसका है, अमरकांत का है। कहे कि जिंदगी और ज्यों के किसकी रचना है, तो ये भी अमरकांत की ही रचना है। तो इतना चीज़ आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, अमृतलाल नागर द्वारा रचित यशपाल बड़ा ठोस। क्या है जी, यशपाल बड़ा ठोस आदमी है, यह कौन सी विधा है। इसकी विधा आप क्या कर रहा है, आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो है क्या है, संस्मरण है। क्या है जी, संस्मरण है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अमृतलाल नागर को देख लीजिए, इनकी रचना देख लीजिए, अमृत और विष। कौन सी रचना है, अमृत और विष है। बूंद और समुद्र जो है अमृतलाल नागर की ही रचना है। तो इतना आप ध्यान रखेंगे। कहे कि जूठन की विधा क्या है, तो जूठन जो है आत्मकथा है। और जूठन किसकी आत्मकथा है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है। तो इतना चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे हम बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा 31, कह रहा है कि प्रज्ञा प्रवाह में संकलित पाठ महाकवि जयशंकर प्रसाद निम्नलिखित में से किस विधा की रचना है। यहाँ पर भी विधा पूछा हुआ है, तो ये जो है आत्मकथा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आत्मकथा हो जाएगा, राइट आंसर। अब देखिएगा, कहे कि आपका जो है पंचवटी जो है खंड काव्य है। पंचवटी क्या है, खंड काव्य है। ये किसका खंड काव्य है पंचवटी, तो मैथिली शरण गुप्त का है, पंचवटी खंड काव्य है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए हम लोग बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किसे संचारी भाव कहते हैं। याद रखिएगा, बताए हैं आपसे। और ये जो है क्वेश्चन जो है STET 2025 में पूछा गया है कि संचारी भाव को हम लोग क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग व्यभिचारी भाव कहते हैं। क्या बोलते हैं, व्यभिचारी भाव बोलते हैं। और याद रखिएगा, संचारी भाव की संख्या पूछ लेता है एग्जाम में। संचारी भाव की संख्या 33 होती है। कितनी होती है, 33 होती है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 33 नंबर देख लीजिएगा। कह रहा है कि जन्म मरण से भय वैराग्य तत्व और शस्त्रादि के चिंतन होने वाले रस का नाम है। तो ये जो हो जाएगा शांत रस हो जाएगा। तो इसमें क्या है, शांत रस हो जाएगा। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो इसका जो होता है विस्मय होता है। विभत्स रस का क्या होता है जी, घृणा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है 34 नंबर, सिर पर बैठियो काग आँख दो खात। मतलब सिर पर काग बैठा हुआ है और आँख को निकाल निकाल के खा रहा है। खींचत जीवही श्यार अतिही आनंद उड़त धारत। गिद्ध जाधि को खोदी खोदी के मांस, यहाँ गिद्ध जो है खोद खोद के मांस खा रहा है। तो आपको अभी हम बताए हैं कि विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है, घृणा।
तो ऐसा पंक्ति पढ़ने से घृणा उत्पन्न हुआ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विभत्स रस हो जाएगा। और आप ध्यान दीजिएगा, पूछा जाए कि रसों की संख्या जो है भरत मुनि के अनुसार कितना है, 8 है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अद्भुत रस का स्थायी भाव जो हो जाएगा, विस्मय आपका हो जाएगा। तो जहाँ पर घृणा वाली बात हो तो वहाँ पर विभत्स रस हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 35 नंबर। कहती हुई एवं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए, पंक्तियों में कौन सा छंद है। यहाँ पर आपसे जो है छंद पूछा जा रहा है, तो आप ध्यान देंगे इसमें जो आप देखेंगे तो हरिगीतिका छंद हो जाएगी। जब आप गिनेंगे मात्राएं तो इसमें आपको 28 मात्राएं मिलेगी, तो ये हरिगीतिका का क्या हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा। याद रखिएगा, दोहा जो है अर्ध सममात्रिक छंद है और सोरठा भी अर्ध सममात्रिक छंद है। और दोहा और सोरठा जो होता है एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट छंद होते हैं। चलिए 36 नंबर देख लेते हैं। 36 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद नहीं है, कौन सा जो है वर्णिक छंद नहीं है। तो ये कुंडलिया जो है वर्णिक छंद आपका नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप देख रहे हैं कवित और इंद्रवजा सवैया, ये तीनों जो है क्या है, वर्णिक छंद है, जिसमें किसको गिना जाता है, वर्णों को गिना जाता है, वर्णों को काउंट किया जाता है। आप याद रखिएगा, कुंडलिया जो बनी हुई है, दोहा और रोला के मेल से कुंडलिया का क्या होता है, निर्माण होता है। और इसमें कितने चरण होते हैं आप कमेंट करके आप बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, 37 नंबर। कह रहा है कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवयुष दशरथ अजीर विहारी। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो है चौपाई छंद है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप गिनिएगा तो इसमें जो होगा 16 आपको मात्राएं मिल जाएगी। अभी हम बताएं कि दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है, सोरठा भी अर्ध सममात्रिक छंद है। और दोहा का अपोजिट कौन सा छंद होता है, तो दोहा का अपोजिट क्या होता है, सोरठा छंद होता है। और आप ध्यान रखेंगे, चौपाई जो है सममात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद का मतलब कि प्रत्येक चरण में समान मात्राएं होती है। आई होप आप समझ गए हैं। कहीं पर भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। चलिए देख लेते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 38 नंबर देख लीजिए। 38 कह रहा है, अमिये हलाहल मध्य भरे श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत जहीं चितवत इक बार। उपर्युक्त दोहे में अलंकार कौन सा है। तो इसमें जो है यथासंख्य अलंकार है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए विभावना अलंकार क्या होता है समझ लीजिए। इसमें कारण नहीं दिया रहता है, कारण नहीं दिया रहता है, कारण नहीं दिया रहता है फिर भी कार्य हो जाता है। यानी कि बिनु पद चले बिनु कान सुने, यानी कि पैर नहीं है फिर भी चल रहा है, यानी कारण नहीं है फिर भी कार्य हो रहा है, तो वहाँ पर विभावना अलंकार हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, विभावना अलंकार का अपोजिट एक अलंकार होता है विशेष सोक्ति अलंकार। विशेष सोक्ति अलंकार होता है, तो ध्यान रखेंगे विभावना अलंकार का उल्टा विशेष सोक्ति अलंकार होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 39 नंबर। सिर फट गया उसका वही, मानो अरुण रंग का घड़ा हो, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो होगा उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। कैसे पहचान लिए, तो मानो यहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सारा प्रैक्टिस सेट में आपको हम बताए हैं कि जहाँ पर दिया रहे मनु, मानो, मनहु, जनू, जानो, जनहु, ज्यों, तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है कि वर्णों की बार बार क्या होती है, आवृत्ति होती है। यमक अलंकार में क्या होता है कि एक ही शब्द कई बार आता है, उसका अर्थ जो होता है अलग अलग होता है। सलेश अलंकार में एक शब्द आता है और उसके अनेक अर्थ छुपे रहते हैं, तो वहाँ पर सलेश अलंकार हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देख लीजिए। उपमेय में उपमान की संभावना होने पर कौन सा अलंकार होता है। तो जब भी संभावना की बात कर दे तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर ए, उपमेय में उपमान की संभावना होगा तो कौन सा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। इसका ट्रिक क्या है अभी बताए थे,
मानो, मनु, मनहु, जानो, जानो, जनु, जनहु और एक शब्द है ज्यों। ये जहाँ पर भी पंक्ति में मिल जाए तो आप समझ जाइएगा कि उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उपमा अलंकार का पहचान याद रखिएगा, सा, सी, से, सम और सरिस याद रखेंगे। रूपक अलंकार में जहाँ ऐसे योजक चिन्ह मिल जाए वहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 41 नंबर। 41 बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न जो है एग्जाम STET 2025 में यहाँ से पूछा गया है। कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में एक कथन अशुद्ध का मतलब गलत है, तो जो गलत वाला होगा वही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है कि हिंदी पत्रकारिता का प्रारंभ 30 मई 1826 को माना जाता है, बिल्कुल सही है। अब कहा जा रहा है कि हिंदी पत्रकारिता का प्रारंभ साप्ताहिक पत्रों से हुआ, बिल्कुल साप्ताहिक पत्रों से हुआ। उदंत मार्तंड के संपादक कानपुर निवासी जुगुल किशोर थे, बिल्कुल सही है। उदंत मार्तंड का प्रकाशन 2 वर्षों के बाद बंद हो गया, 2 वर्षों के बाद बंद नहीं हुआ, ये गलत है। 1 वर्ष ही चला और उसके बाद बंद हो गया, तो ये 2 वर्ष का आता, तो ऑप्शन नंबर डी ही सही हो जाएगा। और आप ध्यान भी रखिए कि ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। स्टेट में जब पूछ दिया है तो हो सकता है कि BPSC में पूछ दे। उदंत मार्तंड जो है पहली पत्रिका है जो कहाँ से निकलती है जी, कलकत्ता से ये पत्रिका निकलती है। और कब निकलती है, तो 1826 ईस्वी में क्या होती है, ये पत्रिका निकलती है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और इसका प्रकाशन कब बंद हो जाता है, तो 1827 ईस्वी में ही क्या हो जाता है, इसका प्रकाशन बंद हो जाता है। तो चलिए आप समझ चुके हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 42। भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया, तो भारतेंदु जी कवि वचन सुधा पत्रिका का संपादन किए हुए हैं। 2 बार डिस्कशन में इसी वीडियो में बता चुके हैं आपको। आप बताइए कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन जो होता है कब होता है, तो इसका प्रकाशन जो होता है 1900 में होता है। और इसके संपादक किसे बनाया जाता है 1903 ईस्वी में, तो ध्यान रखिएगा इसके संपादक जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी को 1903 में बनाया जाता है, जो द्विवेदी युग से संबंध रखते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन अब देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा 43 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि जगदीश गुप्त को 1997 में किस सम्मान से विभूषित किया गया था। जगदीश गुप्त को 1997 में किस सम्मान से विभूषित किया गया है, तो इन्हें जो है भारत भारती सम्मान से क्या किया गया है, विभूषित किया गया है। तो 43 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सरस्वती सम्मान से किन्हें पुरस्कृत किया गया है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को। कहे कि यामा रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है, तो क्या हो जाएगा, महादेवी वर्मा को मिला हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 44 नंबर देख लीजिए। कह रहा है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो ये जो है 343 में जो है इसका वर्णन किया गया है और बताया गया है कि संघ की राजभाषा क्या होगी, हिंदी होगी और लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि संविधान प्रारंभ के 15 वर्ष तक की अवधि के लिए संघ की शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा 15 वर्ष तक अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होगा, इसी अनुच्छेद में है, 343 के 2 में है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, 45 का बी हो जाएगा। आप ध्यान रखिएगा, अगर कहे कि संविधान के किस अनुच्छेद में किस अनुसूची में भाषा का वर्णन है, तो 8वीं अनुसूची में जो है भाषा का वर्णन किया गया है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और भाग 17 में क्या किया गया है, भाषा का वर्णन है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 46 कह रहा है कि वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, वाक्य सर्वनाम का कौन सा प्रकार है, तो समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वे शब्द आया हुआ है, तो वे जो होता है पुरुषवाचक सर्वनाम का क्या होता है, उदाहरण होता है। और आप ध्यान रखिएगा हिंदी में सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, कितने, 6 भेद होते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है 47 कि कोई आ रहा है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। तो ध्यान दीजिएगा, कोई जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आपसे कहता है कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं, तो 11 जो है कुल सर्वनाम हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देख लीजिए। कह रहा है कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। तो ध्यान दीजिएगा, स्वर संधि जो होती है आपके 5 प्रकार की होती है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। पांचों का नाम भी देख लीजिए। पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण स्वर संधि, तीसरा है वृद्धि स्वर संधि, चौथा है यण स्वर संधि और पांचवा है आयादी स्वर संधि है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे कहा जाता है कि संधि के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा संधि के 3 भेद होते हैं। कितने भेद, 3 भेद होते हैं। कहे कि काल के कितने भेद होते हैं, तो इसके भी 3 भेद होते हैं। अब समझिएगा, अगर आपसे कहे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कहे कि आपसे कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा विशेषण के 4 भेद होते हैं। यदि आपसे कहता है कि वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो वर्ण के 2 भेद होते हैं। यदि आपसे कहता है कि क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो क्रिया के 2 भेद होते हैं। क्रम के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। इतना चीज़ ध्यान रखते हैं तो यहाँ से 1 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 नंबर देख लीजिए। बहुत ही इजी प्रश्न व्याकरण से दिया हुआ है। कहा जा रहा है कि महाधन इस का संधि रूप होगा। महाधन इस से बनेगा महेश हो जाएगा। और आप बताइए कि महेश में कौन सी संधि है। तो आपको हम एक चीज़ बताए थे कि जहाँ पर एक की ऐसे एक मात्रा रहे या ऐसे एक ही मात्रा रहे, चाहे ओ की मात्रा रहे, एक मात्रा रहे, तो वहाँ पर जो होता है गुण स्वर संधि होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो होगा 50 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि नाविक का सही संधि विच्छेद होगा। तो नाविक का सही संधि विच्छेद हो जाएगा 9 धन 1। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। कहे कि नाविक में कौन सी संधि हुई है, तो आयादी स्वर संधि हुई है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो होगा 51। दिए गए शब्द का समास ज्ञात कीजिए। आपको बताना है कि यथासंभव में कौन सा समास है। तो ध्यान रखिएगा, अगर किसी शब्द की स्टार्टिंग जो है यथा से होती है, प्रति से होती है, तो वहाँ पर जो होता है अव्ययी भाव समास होता है। यथासंभव में कौन सा समास है, यह अव्ययी भाव समास होता है। जैसे कह देगा यथाशीघ्र में कौन सा समास, तो अव्ययी भाव समास। यथासंभव में कौन सा समास, अव्ययी भाव समास। इसके अतिरिक्त याद रखेंगे अव्ययी भाव समास का प्रथम पद जो होता है क्या होता है, प्रधान होता है। प्रथम पद प्रधान होता है। इतना चीज़ आपको ध्यान रखना है। द्वंद्व समास में क्या होता है कि दोनों पद जो होता है इसका प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास में जो होता है इसका उत्तर पद प्रधान होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। जब समास से क्वेश्चन कर ही दिया है तो याद रखिएगा समास के 6 भेद होते हैं। ये देख लीजिए TRE 2 में, BPSC TRE 2 में ये प्रश्न पूछा हुआ है कि समास के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है 52 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा समास का प्रकार सही नहीं है। कौन सा समास का प्रकार जो है सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है पर्णकुटी का हम लोग अगर विग्रह करते हैं तो क्या होगा, पत्तों की कुटिया। पत्तों की क्या हो जाएगा, कुटिया हो जाएगा। तो आपको हम बताए भी हैं कि जब भी समास विग्रह करेंगे और कहीं पर कारक चिन्ह मिल जाएगा तो उसमें कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास आपका हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो पर्णकुटी में तत्पुरुष समास है जो सही नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पंचवटी में क्या है, द्विगु समास है, बिल्कुल सही है। विद्या भंडार का मतलब विद्या का भंडार, तत्पुरुष समास है। अब देखिए यथा नियम, यथा आ गया ना तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि कर्मधारय समास का उदाहरण है। कर्मधारय समास का उदाहरण है 52 नंबर कह रहा है।
52 नहीं 53 नंबर है। तो कर्मधारय समास में जो है पंचक्की यानी कि पानी के समान चलने वाली चक्की, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कर्मधारय समास आप कैसे पहचानेंगे, तो इसमें जो होता है इसमें विशेषण और विशेष्य दिया रहता है। विशेषण और क्या दिया रहता है, विशेष्य दिया रहता है। राजकुमार में जो है तत्पुरुष समास है। गजानन में बहुव्रीहि समास है। दशानन में भी बहुव्रीहि समास है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 54 देख लीजिए। कह रहा है निम्नलिखित समास विग्रह को अन्य किस नाम से संबोधित किया जाता है। जैसे यहाँ पर दिया है चार है मुख जिसके, चार है मुख जिसके, तो चार मुख किसका होता है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ब्रह्मा जी को बोला जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 54 का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चार है मुख जिसके यानी कि क्या, चतुरानन, चतुरानन, चतुरानन हो जाएगा। अब आप थोड़ा सा ध्यान लगाइए कि चार है मुख जिसके चतुरानन यानी कि ब्रह्मा जी हो गया। तो यहाँ पर चतुरानन में कौन सा समास है, तो याद रखिएगा इसमें जो है बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास में जो होता है कोई भी पद जो होता है प्रधान नहीं होता है, ये तीसरे के तरफ क्या करता है, संकेत करता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण फार्मूला बता रहे हैं, आप कभी नहीं घबराएंगे बहुव्रीहि समास में। जब भी देवी देवता का नाम दिया रहे तो वहाँ पर क्या होगा, बहुव्रीहि समास होगा। इस चीज़ को याद रखेंगे। जैसे बीड़ा पाणी किसे बोला गया है, सरस्वती जी को बोला गया है। श्वेतांबर किसको बोला गया है, सरस्वती जी को बोला गया है। गजानन किसको बोला गया है, गणेश जी को बोला गया है। लंबोदर किसको बोला गया है, गणेश जी को बोला गया है। नीलकंठ किसको बोला गया है, शिव जी को बोला गया है। पीताम्बर किसको बोला गया है, तो विष्णु जी को बोला गया है। तो जहाँ पर देवी देवता का नाम आ जाए वहाँ पर कौन सा समास, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 55 देख लीजिए। कह रहा है उत्थान शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो बहुत इजी है, इसमें उत हो जाएगा। और उपसर्ग जो होता है किसी शब्द के पहले लगाया जाता है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 देख लीजिए। 56 कह रहा है कि विश्वसनीय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। विश्वसनीय में प्रत्यय जो हो जाएगा अनीय आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और प्रत्यय जो होता है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, प्रतिधन अय, प्रतिधन अय। कहे कि प्रत्यय में कौन सी संधि है, तो इसमें जो है यण स्वर संधि है, क्योंकि य के पहले आधा दिया है। य और व के पहले आधा दिया रहेगा तो वहाँ पर यण स्वर संधि हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 57 नंबर। आध्यात्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, आध्यात्मिक, तो इसमें जो है इक नामक प्रत्यय है। और प्रत्यय जो लगता है शब्दों के कहाँ लगता है, अंत में लगता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, अगर पूछा जाए कि क का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा क का उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा। कहे कि ह का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तो कंठ ही हो जाएगा। कहे कि अ का उच्चारण स्थान तो कंठ हो जाएगा। कहे कि आ का उच्चारण स्थान तो कंठ हो जाएगा। कहे कि विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो कंठ ही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं। कह रहा है कि भुलक्कड़, क्या कह रहा है, भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर अक्कड़ प्रत्यय का क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 59 नंबर, और 2-4 क्वेश्चन हैं। निम्न में से कौशल और चातुर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, यानी कि कौशल का मतलब दक्ष होता है और चातुर्य का कौन सा इसमें पर्यायवाची नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, आप देख रहे हैं पटुता भी है कौशल का, दक्षता भी है और प्रवीणता भी है, लेकिन शूरसरिता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शूरसरिता बताइए किसका प्रवाची शब्द है, तो ये जो है गंगा का क्या है, प्रवाची शब्द है। शूरसरिता जो है गंगा का प्रवाची शब्द है। और आप जो है कमेंट सेक्शन में यमुना का प्रवाची शब्द आप बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। करें कि लहू का समानार्थी शब्द है। तो देखिएगा लहू का मतलब क्या होता है, लहू का मतलब खून होता है, ब्लड होता है। लेकिन इसका प्रवाची शब्द देख लीजिए, ऑप्शन में कहीं दिया है क्या, नहीं दिया है। तो इसका ऑप्शन में ये वाला होगा, शोणित होगा। शोणित भी होता है, लहू का समानार्थी शब्द क्या होता है, शोणित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन है 61 नंबर। कह रहा है कि बोध शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है। बोध शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा बोध का होता है अनुभूति होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब देखिएगा, कहे कि शांत रस का अस्थाई भाव क्या होता है। तो शांत रस का अस्थाई भाव जो होता है निर्वेद होता है, और शांत रस जो है नौवा रस है। कौन सा रस है, नौवा रस है। और कहे कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितना होता है, 8 होता है। उद्भट के अनुसार रसों की संख्या 9 होता है। आपसे अगर प्रश्न कर दे कि भरत मुनि ने रसों की संख्या जो 8 बताया है अपने किस पुस्तक में बताया है, तो उनका एक पुस्तक है नाट्य शास्त्र पुस्तक में रसों की संख्या उन्होंने क्या बताया है, 8 बताया है। आई होप आप समझ गए होंगे। कहीं पर भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। आज के लिए इतना ही। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक का बटन तो बनता ही है। इसके अतिरिक्त आप अपने सारे दोस्तों के पास इसे शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।